हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्नर्स थ्योरी के बारे में, जिसने हमें बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने वाली है। प्राइमरी वैलेंसी ये है, सेकेंडरी वैलेंसी ये, उसके बारे में बताया। आज चलिए प्रोसीड करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। लेट्स प्रोसीड वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, पहले हम इसके आज पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे शुरू में, क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, फिर उन पोस्टुलेट्स को बारी बारी हम एग्जांपल की हेल्प से प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई इसने ठीक बोला है। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है वैलेंस बॉन्ड, इसका मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे बच्चे, बॉन्डिंग करेंगे। क्या करने वाले हैं, बॉन्डिंग करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट जो इसने सीख पर बताया वो ये था कि जो लीगेंड्स हैं, लीगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल, वो मेटल को क्या डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, जिनके कारण उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी, और इस तरह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, यदि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा, लिगेंड यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो मेटल के पास क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ना उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। बिल्कुल भाई, मेटल शुड पोसेस एम्प्टी ऑर्बिटल्स, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि वो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके या ले सके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। यदि मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होने वाली है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। और यदि हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल हैं, जिसके हिसाब से शेप बताई जाएगी कि उस मॉलिक्यूल की शेप ऐसे होने वाली है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो मॉलिक्यूल होगा या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा उसकी शेप होगी बच्चे टेट्राहेड्रल। यदि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसके चारों तरफ वो होगी स्क्वायर प्लेनर। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होने वाली है वो होने वाली है ऑक्टाहेड्रल। तो अभी हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। यदि इनमें से कोई हाइब्रिडाइजेशन आती है तो उनकी ये शेप होगी। बताइए, वर्नर थ्योरी ने ये तो बताया था कि शेप है, लेकिन ये नहीं बताया था कि डेफिनेट जियोमेट्री क्यों है, डेफिनेट शेप क्यों है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है कि हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण उनकी डेफिनेट शेप या डेफिनेट जियोमेट्री हमारे पास होती है। तो ये 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, sp3 dsp2, sp3d2 या d2sp3। अब सुनिए बात ध्यान से, भाई आगे एक्सप्लेन करेंगे। यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसको बोला जाएगा बच्चे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है उसको बोला जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको सभी पोस्टुलेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यदि प्रोसीड करें तो नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो होने वाला हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 4,
तो हम वहां से बच्चे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू विल बी इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला, ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का आपको ध्यान है तो आप देखिए ध्यान से, यदि आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा है तो ठीक है। यस, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। यहां पर n क्या है, n है बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यदि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 आती है, क्यों भाई, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगी, n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो होगा हमारे पास डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। बट यदि मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं आती है तो होगा हमारे पास पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मेनली ये पोस्टुलेट्स थे हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस ऑर्बिटल है हमारे पास, वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को, और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख सके और बॉन्ड बना सके। हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, एंड ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आती है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यदि हाइब्रिडाइजेशन ये आती है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। यहां पर जो n है, n वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रक्चर की शेप देने के लिए, हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप के लिए हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है इनके एग्जांपल्स और उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, बारी बारी 4-5 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से पता करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह से पता करने वाले हैं, ज्योमेट्री किस तरह से पता करने वाले हैं। तो 3-4 या 4-5 एग्जांपल ले लेते हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आज इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास भाई क्रोमियम, एक सेकंड रुक जाइए बस, मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख लूं, क्रोमियम NH3 हेक्साइज +3, ये कॉम्प्लेक्स है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, और इसकी बताइए शेप या फिर जियोमेट्री कैसी है। ये एग्जांपल है आपके पास, मान लीजिए पेपर में आया हुआ भाई। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBSE, इवन फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE और नीट, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। ठीक, सबसे पहला काम जो करना है आपको, पॉइंट वाइज मैं आपको बताता चल रहा हूं, जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। बताइए क्रोमियम कौन से नंबर पे आता है बच्चे, 24 पे आपका आंसर होगा ये। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। बोलिए ये हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है, किसकी, क्रोमियम की। अब आउटर ऑर्बिटल आपको बोला गया था कि बॉन्डिंग के अंदर यूज होने वाले हैं, तो यूज होने वाले ऑर्बिटल है हमारे पास ये वाले, कौन से 4s1 और 3d5 में इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या होने वाला है। सेकंड पॉइंट है बच्चे आपके पास, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर यदि क्रोमियम पे चार्ज है बच्चे, यहां पर वो है +3, आर यू गेटिंग, +3 चार्ज यहां पर किस तरह से आया है, ठीक है। क्रोमियम पे +3 चार्ज है तो क्रोमियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, पहले निकलेगा 4s में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो देखिए 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया 4s का इलेक्ट्रॉन, 3 निकालने, फिर 2 यहां से जाएंगे, तो 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या बच जाएगी, सोचिए क्या बच जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो हो गया हमारे पास 4s0, और 3d में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं आपके पास बच्चे, 3, क्योंकि 2 यहां से गए हैं, 1 यहां से गए हैं। मेक श्योर कि आपको ये आता है या नहीं आता जो अभी अभी मैंने लिखा है। तो क्लियर है बच्चों आपको ये चीजें, ठीक है। अब डी में बताइए भाई कितने डिब्बे होते हैं, डी को पहले लिखेंगे क्योंकि यहां पर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और यहां पर 4 है, तो डी को पहले लिखो। डी के होते हैं बच्चे 5 डिब्बे, 1 2 3
4 और 5। S का कितना डिब्बा होता है बच्चे? एक डिब्बा। देखिए ये आ गया है 3D, ये आ गया है बच्चे 4S। गॉट इट? समझ गए हैं? फिर क्या आएगा बताएं? फिर इसके बाद आता है 4P, आपको ध्यान है तो फिर आएगा 4P। पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर मेटल के ऊपर जो चार्ज आया है ना, चार्ज, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 3D को पहले लिखना, 4S को कहां लिखना है? बाद में, फिर आ जाएगा 4P। अब बताओ 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3। ठीक है, ये जुगाड़ बैठा लोगे आप शुरू में। ये किसका जुगाड़ है? क्रोमियम 3+ का जुगाड़ है, क्रोमियम 3+ का। अब आओ, 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया लिख दो यहां पर। 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 5 6। और हर अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 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 इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया चाहती है कि मैं क्रोमियम 3+ के साथ शेयर करके, मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लूं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूं। भाई क्या बना लूं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूं। ठीक है, समझो। तो जो अमोनिया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके एक ही ऑर्बिटल में डालेगी। देखो यहां इस खाली ऑर्बिटल में, देखो यहां पर, तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसने यहां, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहां, तो एक अमोनिया ने बॉन्ड बना लिया फर्स्ट। फिर ये अमोनिया आएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो एक और बॉन्ड बन गया। फिर ये अमोनिया आएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो एक और बॉन्ड बन गया। फिर ये अमोनिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, फिर ये अमोनिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, फिर ये अमोनिया। इस तरह से 6 अमोनिया ने 12 इलेक्ट्रॉन डाल दिए इसके ऑर्बिटल में। अब बताइए अमोनिया के इलेक्ट्रॉनों के लिए इसके कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? तो बताइए ये ऑर्बिटल यूज हुए या नहीं हुए? देखिए ये वाले ऑर्बिटल। गॉट इट? तो बताओ कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? डी के यूज हुए बच्चे 2 ऑर्बिटल, देखो 1 2, तो डी के ऑर्बिटल यूज हुए हैं 2, D2। एस के ऑर्बिटल यूज हुए हैं बच्चे 1, तो एस। पी के ऑर्बिटल बच्चे यूज हुए हैं 3, तो D2sp3। ये क्या आ गई है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ गई है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए हैं? तो बताइए ऐसी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जब होती थी तो स्ट्रक्चर कौन सी बनती थी? तो आपको मैं बता दूं, स्ट्रक्चर बनेगी बच्चे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। यदि ऐसी ऐसी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती थी तो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। दूसरा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? इस बात का मतलब समझो क्या है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो डी ऑर्बिटल अंदर वाले यूज हुए हैं। ऐसे वैसे तो 4s के बाद भी डी ऑर्बिटल आएंगे, 4d ऑर्बिटल आएंगे, देखो 4d, तो वो तो बाहर वाले हो गए ना, देखो मेटल से बाहर वाले डी ऑर्बिटल। लेकिन अब की बार अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं 3d। ठीक, 4d यदि यूज होते बाहर वाले ऑर्बिटल तो बोलते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट अब की बार अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए तो बोला जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आपके पास। देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, रट्टा नहीं लगाएंगे आप किसी भी चीज का। ठीक है बच्चे, कर लेंगे। अब बताइए पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो हैं क्या? 1 2 3, हाँ भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो बोहर मैग्नेट्रॉन निकालो, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट n इंटू n+2 का क्या था? स्क्वायर रूट। n की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 3, 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास, तो 15 स्क्वायर रूट आ जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बताइए हमने हेक्सा अमीन क्रोमियम आयन का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, हाइब्रिडाइजेशन बता दी हमने, शेप बता दी है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, बोहर मैग्नेट्रॉन बता दी है, और स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब बच्चे क्रोमियम यहां पर, एक अमोनिया यहां, एक अमोनिया यहां, एक यहां, एक यहां, एक ऊपर, एक ऊपर। देखिए ये अमोनिया NH3, ये अमोनिया NH3, दिस इज अमोनिया NH3, दिस इज अमोनिया NH3, दिस इज अमोनिया NH3, दिस इज अमोनिया NH3। ठीक, इस तरह से हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास FeCN6 नेगेटिव। देखते हैं इसको। भाई मैं डायरेक्ट निकाल लूं, फर्स्ट पॉइंट से डायरेक्ट बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आयरन का कितना है? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 6 3, तो +3। ठीक है, बताइए आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डायरेक्ट बात करेंगे भाई हम, डायरेक्ट अब। ठीक है,
26वें नंबर पे आता है आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d64s2। ये होती है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d64s2। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो भाई सीख के आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो आई बटन है इस पे जाइए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिए और फिर आइए यहाँ पर, ठीक है। 3d64s2 हो जाएगा। अब बताइए, ये तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट आयरन पे चार्ज कितना है +3, तो Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ Fe3+ की। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें से 2 तो ये गए, एक यहां से जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d5 4s में हो जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन बच्चे। 4s में कितने हो जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डी के कितने डिब्बे आएंगे हमारे पास 5 1 2 3 4 5। एस में कोई डिब्बा तो एक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर आगे आ जाएंगे पी के ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 3d, ये हो गया 4s, ये क्या आ जाएगा 4p। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे डी में 5। देखते रहिए डी में 5 इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं है, ठीक है। तो भाई डी में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5, तो कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए डी में। अब Cn कितने हैं बच्चे 6। Cn है टोटल 6। देखो एक Cn यहां आ जाएगा, एक Cn यहां आ जाएगा, एक Cn यहां पर, एक Cn यहां पर आ जाएगा। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। 2 Cn बच गए बेचारे, वो कहां जाएंगे सोचो खुद से। 4 Cn तो चलो इसमें आ जाएंगे, एक Cn यहां, एक Cn यहां, एक Cn यहां, एक Cn यहां। 2 Cn कहां पर आ जाएंगे। तो बेचारे जो 2 Cn है ना, ये रूठ गए, मुंह चढ़ा लिया इन्होंने, बस मुंह बना लिया कि भाई हम कहां जाएं, हम कहां जाएं। तो ये दोनों रूठ गए हैं। तो आयरन से बोले भाई आयरन कुछ मदद कर हमारी, हम क्या ऐसे भीख मांगते फिरेंगे क्या। 6 Cn लगाने, 4 Cn तो बैठ जाएंगे, हम कहां बैठेंगे। देखो ये इस खाली में बैठ जाएगा, ये इस खाली में, ये इस खाली में, इस खाली में। तो आयरन कहता चलो मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। तो आयरन बोला इस इलेक्ट्रॉन को कि तू यहां आ जा, पेयर्ड हो जा, जा। इस इलेक्ट्रॉन को भी बोला कि तू भी पेयर हो जा, जा जा। देखो 2 खाली हो गए, नहीं हो गए, लेकिन कब खाली हुए हैं जब ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर क्या हो गए हैं, पेयर अप हो गए हैं, ठीक। अब Cn आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए हैं। आपके दिमाग में कई जगह ये भी डाउट आएंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पेयरिंग करवानी है या नहीं करवानी है। ये जब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में, तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पढ़ेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल आप सीखे कि यहां पर क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो कितने Cn बच गए 2। तो ये 2 Cn अब आ जाएंगे, बोला 2 Cn Cn Cn। तो ये Cn यहां इलेक्ट्रॉन डाल देगा अपने, देखो यहां, ये Cn यहां डालेगा, ये Cn डालेगा इलेक्ट्रॉन यहां, अगेन ये Cn यहां पर, ये Cn यहां पे, ये Cn यहां पे। हाइब्रिडाइजेशन बताइए भाई, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। डी के कितने ऑर्बिटल यूज हुए 2, तो D2। S का ऑर्बिटल 1, तो S। P के ऑर्बिटल बचे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3, D2sp3। बताइए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आंसर आएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर बताइए कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। बताइए पैरामैग्नेटिक रहेगा या डायामैग्नेटिक रहेगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, तो कैसा रहेगा पैरा, पैरा। बोर मैग्नेटॉन आप निकाल ही लेंगे, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। n की जगह 1 रख दीजिए, 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सीख गए हैं Fe6 नेगेटिव में आप किस तरह से बॉन्डिंग करने वाले हैं और किस तरह से नहीं। आई होप आपको क्लियर है। ध्यान रखिए जगह बनाने के लिए यहाँ पर पेयरिंग करवानी पड़ेगी। इसके बारे में पेयरिंग कब होगी कब नहीं होगी, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल पे आ गए हैं जिसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे भाई, सीधा सा मतलब है निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आप बताइए निकल कौन से नंबर पे आता है, ठीक। उससे कॉपर से पहले आता है 28 नंबर पे आता है निकल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास 3d8 4s2। यस और नो बताइए, यही होने वाली है नहीं होने वाली, ठीक है, हो जाएगी। अब इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए भाई। कार्बोनिल है CO, ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता था, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो निकल के ऊपर यहाँ पर 0 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज यही रहेगी।
तो बताइए डी में कितने डिब्बे होते हैं हमारे पास? 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D। 4s में डिब्बा होता है बच्चे 1, तो दिस इज 4s। और 4p में डिब्बे कितने होते हैं? 3, दिस इज 4p हैविंग 3 बॉक्सेस। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल, डिब्बा मतलब ऑर्बिटल। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब कार्बोनिल कितने हैं? टोटल 4, तो 1 2 3, कार्बोनिल तो 4 है, एक कार्बोनिल रह गया बेचारा। बताओ 3 कार्बोनिल तो यहां बॉन्ड बना लेंगे, देखिए यहां यहां और यहां, क्योंकि 3 ऑर्बिटल इसके खाली हैं। एक कार्बोनिल क्या करेगा? बताओ कोई जुगाड़ बैठ सकता है क्या यहां पर? बताइए आप लोग, क्या कोई जुगाड़ बैठ सकता है क्या यहां पर? वही सोचो, जुगाड़ 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 जुगाड़, बस जुगाड़ ही बैठा है ना भाई, समय जुगाड़ ही तो बैठा रहे हैं सर। बैठ सकता है जुगाड़, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर यहां और यहां चले जाएं तो बैठा दो जुगाड़ बस। तो एक कार्बोनिल आएगा यहां इलेक्ट्रॉन डालेगा अपने, दूसरा कार्बोनिल आएगा अपने इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा? यहां, तीसरा कार्बोनिल आएगा अपने इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा बच्चे? यहां, चौथा कार्बोनिल आएगा अपने इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा बच्चे? यहां। तो कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं बॉन्डिंग के लिए? बताइए, ये वाले ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो कौन से? एक s और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? sp3। sp3 sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसी रहेगी बच्चे? यहां पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सेकंड, इनर आउटर ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं हो रही यहां पर, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो यूज ही नहीं हुए हैं। ठीक, आगे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पेयर्ड 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 पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। पेयर्ड हैं तो कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी हमारे पास। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कैसे बनती है? देखिए, निकल एक यहां लगेगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, कार्बोनिल, दैट इज कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, इस तरह से बन जाएगा हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल निकल का कॉम्प्लेक्स। आई होप क्लियर है आपको अच्छे से। चलिए एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की और बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, वो है हमारे पास निकल साइनो, और वो भी कितनी बार है साइनो? 4 बार, और ऊपर चार्ज कितना बच्चे हमारे पास? 2 नेगेटिव। ठीक है, चलते हैं। पहले निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए भाई। निकल कौन से नंबर पे आता है आपको पता चल ही गया होगा, 3d8 4s2, दैट इज 28वें नंबर पे आता है। अगला पॉइंट क्या करोगे? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो 4 में से मैं 2 घटा दूं तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर बच्चे +2। तो अब निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 3d8 4s0। तो डी में कितने डिब्बे होते हैं ये अब आपको पता चल ही गया है, तो 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 0, तो इसको मान लेता हूं मैं 4s, इसको मान लेता हूं मैं 3d। आगे बताइए क्या आ जाएगा बच्चे? 4p आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, 4p 4p। अब जुगाड़ बैठाना है इनका, क्या करना है? जुगाड़ बैठाना है। अब ऐसे तो आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 डिब्बे खाली सर डाल के एक साइड में हो जाओ ना, क्या दिक्कत है? लेकिन यदि यहां कोई जुगाड़ हो सकता है तो पहले वो जुगाड़ बैठाना है आपको, उस जुगाड़ को बैठाइए फिर आगे करेंगे जुगाड़। ठीक सर, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, बिल्कुल भाई, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आप पहले यहां भेज दो, भेज दिया। अब एक साइनो आएगा, साइनो, और यहां क्या करेगा बच्चे? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगला साइनो आएगा यहां पर, तो यहां बॉन्ड बना लेगा। 4 साइनो है ना, तो 4 साइनाइड आएंगे हमारे पास, यहां बॉन्ड बना लेगा एक और यहां बॉन्ड बना लेगा एक और। इस ऑर्बिटल का कोई यूज नहीं होगा। ठीक, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन DsP2, DsP2। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी रहेगी बच्चे? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर रहने वाली है। ठीक, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए कैसा रहेगा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, निकल
साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड। इस तरह से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव चार्ज है। तो कच्चा चिट्ठा तो खोल पा रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन बता पा रहे हैं आसानी से, स्ट्रक्चर बता पा रहे हैं हम, मैग्नेटिक बिहेवियर बता पा रहे हैं, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। तो आई होप आप, यदि आपके पास कोई एग्जाम्पल आता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर अब आसानी से बता पाएंगे। ठीक, सीधा सा भी फंडा है। देखो, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देखो यहां पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो हो सकती है sp3 या हो सकती है dsp2। ये डायरेक्ट में चलने का मेथड बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट चलने का। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है बच्चे यहां पर 6, तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, d2sp3 या sp3d2। इनसे अलग कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कैसे काउंट करो? देखो 3 और 1 4 और 2 6, 3 और 1 2, 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा उनके लिए हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा उनके लिए ये हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, आई होप आपने बारी बारी, हमने 4-5 एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस किए हैं, उनकी मदद से आप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कमियां क्या रही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसके कारण हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। कमियों में सबसे पहला यह आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा नहीं बता पाई कि व्हाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन सर्टेन केसेस एंड इन सर्टेन केसेस इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। सेकंड पॉइंट, कई कंपाउंड ऐसे थे जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम निकाल रहे थे, मैग्नेटिक मूवमेंट जो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे वहां तो आएगी डिफरेंट, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वहां पर वैल्यू, वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब मजबूत लिगेंड, और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होता है, मतलब कमजोर लिगेंड होता है। ठीक है, नहीं पाई, बता पाई। कई केसेस में जो शेप है मॉलिक्यूल्स की उसके अंदर भी गड़बड़ आ रही थी। तो सर वो एग्जाम्पल कौन से हैं जहां पर गड़बड़ आ रही थी कि यहां देखो मैग्नेटिक मूवमेंट मैच नहीं कर रही, यहां पर शेप मैच नहीं कर रही है, तो वो एग्जाम्पल कौन सी है भाई? उनके लिए मैं आपके लिए टोटली सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस हम बात करेंगे। एक्सेप्शनल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बस बात करेंगे कि उनमें डिफरेंट है, कोई और रीजन है कि वो ऐसे क्यों है, वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बनाने का जो मोटिव है वो है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिखाना, और आई होप कि हम अपने मोटिव को अचीव करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं एक्सेप्शनल केसेस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो भाई जे या नीट के बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो टोटली वहीं से आएगा। देखिए ये वाले केसेस तो बोर्ड के बच्चों के लिए हैं, बोर्ड के बच्चों से पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तुरंत बता देंगे। ठीक, लेकिन आपके लिए तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, जहां से क्वेश्चन उलझे, बच्चे कर ना पाए। तो उसके लिए इससे अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक देखते रहें जटैंड क्लासेस और विजिट करते रहें रेगुलरली। पैरेलली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोज भी चली हुई हैं, उनको भी आप विजिट करते रहें। दोस्तों को बताएं कि भाई जटैंड क्लासेस पे बहुत अच्छे से सिलेबस करवाया जा रहा है, रेगुलरली सिलेबस हम करवा रहे हैं, कोई भी यूनिट आपकी छोड़ी नहीं जाएगी, सारा सिलेबस हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहें मेरे साथ जटैंड क्लासेस पे। थैंक यू।